बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। हसन नवाज हुसैन नवाज को एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। हसन नवाज हुसैन नवाज को एवन फील्ड फ्लैगशिप अल अजीजिया रेफरेंस में बरी कर दिया गया। IMF का डू मोर का मुतालबा, हुकूमत बिजली मजीद महंगी करने पर रजामंद। बिजली की कीमत 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। तोड़फोड़ एहतजाज केसेस, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ को बरी कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सदर वजीर आजम नैब ग्रेजुएट हैं, अब नैब को ख़त्म होना चाहिए। नवाज शरीफ की सऊदी अरब और फिर लंदन रवानगी का इम्कान। परवेज इलाही जेल वॉशरूम में गिर गए, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, जेल जराए। तहरीके इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात, वजह क्या बनी? बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ से कौन जेल से हिदायत ले रहा है, कौन नहीं? प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने आज क्या बात है वो आपको सुनवाते हैं। आज मुल्क में सदर साहब भी, वज़ीर आज़म साहब, ये दोनों नैब की जेल लंबे अरसा गुजार चुके हैं और बहुत सी तफ्तीशें गुजार चुके हैं। तो इस हुकूमत की इखलाकी जिम्मेदारी है कि आपने जो कानून पास किए थे उसको वापस लेकर आए ताकि ये तमाशा जो नैब का खत्म। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं सीनियर एंकर पर्सन जवाद फैज़ी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से मेंबर कौमी असम्बली शाहिद खटक ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। साथ साथ साबिक गवर्नर पंजाब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, रफ़ीक रजवाना साहब, वो भी इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच जवाद फैज़ी साहब। सबसे पहले तो जो एक अहम बड़ी ख़बर है कि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ को बरी कर दिया गया है, इस फैसले पे कमेंट करिएगा फैसल। देखें, अदालतों के मामलात हैं और मैं ये समझता हूँ कि अदालती मामलात पे कानूनी माहिरीन तो खुल के बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमने देखा 2018 से पहले एक तवातर के साथ मामलात जिस तरह शुरू हुए, मैं उधर तलखियों की तरफ नहीं जाना चाहता। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं चाहता ये हूँ कि जो भी इंसाफ का मुतलाशी है उसे इंसाफ मिलना चाहिए और अगर किसी से ज़्यादती हुई है तो उसका अजाला होना चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डेफिनेटली इस पर फ़तह के नारे बुलंद करेगी, करने भी चाहिए। दूसरी जानिब उनके नाक़दीन जो हैं वो इस फैसले पे अपनी अपनी आरा भी देंगे, कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन चूँकि मेरा ये मसला है कि हम बतौर साफ़ी अदालती मामलात पे और फैसलों पे वो उस तरह से खुल के बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक फ़ैसला आ गया इस पे यकीनन मुखालफीन जो हैं वो भी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, ज़ंजीर अदल हिला सकते हैं और जिनको कामयाबी मिली है यकीनन वो भी उस पर अपनी बात साहब, यही अदालतें सजाएं भी देती हैं, यही अदालतें बरी भी कर देती हैं, ये क्या माजरा है? देखें ये अगर खुल के बात की जाए ना, तो मैं गुज़िश्ता दिनों अपने प्रोग्राम में भी कह रहा था, पुलिस इस्लाहात से लेके अदालती इस्लाहात बहुत अहमियत की आमिल हैं, अशद ज़रूरी है, नागुज़ीर हैं। उसकी वजह यह है अब्बास शबीर साहब, आप एक अरसे से इसी दश्त की सयाही में और इतने साल आपने गुजारे हैं, आपने भी ये देखा कि एक चीज़ चलती है और मैं खुद भुगता है मैंने ये इस्लामाबाद के अंदर ही कि एक FIR दर्ज होती है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो लिखता है कि इसमें CCTV फुटेज, इसमें गवाहियाँ, इसमें मौका मुलाहिजा सारा लफ है और वो अदालती फाइल से गायब हो जाता है। और मैं कभी IG से बात कर रहा हूँ, कभी जस्टिस साहब से बात कर रहा हूँ कि ये यार इस तरह तो ना करें। लिहाजा इस्लाहात की तो ज़रूरत है और यही वजह है अब्बास शबीर साहब कि हम दुनिया में मरात के हवाले से तो 7वें 8वें नंबर पे हों और इंसाफ की फराहमी में हम कितने नंबर पे हैं, इससे तो मेरा ख्याल है खुल के यहाँ हो जाता है सारा मामला कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ कहाँ हमारे जो वो पॉइंट्स हैं जिसे दबाने की ज़रूरत है, बाईपास की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, वो होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त फिर से तमाम जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं, सूबाई हुकूमतें अलग अलग हैं, ऐसी चीज़ों पे आइए, आवाज़ बुलंद करें और इसका कोई हल निकालें। पार्लियामेंट में काम तो आपका आइन को मज़ीद बेहतर करना है ना, इसमें सिफारिशात लाना है, कानून बनाना है, इसमें बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। शाहिद खटक साहब, इस फैसले के ऊपर कमेंट करिएगा, फिर आगे आपसे बातचीत करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, ये फैसला जो है ये कोई हमारे लिए ऐसा अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। हम यही तवक्को रख रहे थे अदालतों से, क्योंकि आजकल ये अदालतों के लाडले बने हुए हैं। अदालतें जो हैं वो एयरपोर्ट तक खुद ही चल के जाती हैं इनकी सहूलतकारी के लिए। और कल ही हमारा केस था, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की ट्रायल थी। तो मैं जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हाथे दाखिल हो रहा था, मुझ समेत 7-8 MNA हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो ये दोहरा मयार जो है इंसाफ का, मुझे नहीं पता कि ज्यादा बोलने से मैं कहीं तौहीन अदालत ना कर दूं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जी इन लोगों की तौहीन है और
हमारी तौहीन नहीं होती। और आप देखिए जी, एक तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस हैं, हमारे वर्कर्स के केसेस हैं, और सबसे बढ़ के जो इलेक्शन में जो धांधली की गई फॉर्म 47 के जरिए, ना अदलिया की तरफ से कोई एग्रेशन दिखाई गई, ना अदलिया ने उसका कोई नोटिस लिया, ना अदलिया से हमें कोई इंसाफ की जो हमें तवक्कु थी, ना हमें वो इंसाफ मिला जी। ये कोई अनप्रिडिक्टेबल नहीं था। ये आजकल अदलिया के लाडले बनी हुए हैं, और ये वही है कि ये एक दूसरे से इनकारी थे। मरियम नवाज जो थी वो इनको नहीं मान रही थी, ये मरियम नवाज को नहीं मान रही थी, और ये बार बार एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे थे इससे पहले अदालतों में कि जी वो तो पाकिस्तानी नहीं है, वो उसका मेरे साथ क्या ताल्लुक है, मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक है, ये तो ओपन शिट केसेस थे, इसमें तो इनकी सजाएं बनती थी, इन्होंने मेरे मुल्क के पाकिस्तान का पैसा लूटा था, मेरे और आपकी जेब का पैसा लूटा था इसने, इन लोगों ने। और आज जो है इतनी आसानी से इन सबको बरी किया जा रहा है। तो और इससे ज्यादा कमेंट करूंगा तो फिर तौहीन अदालत के जिम्मे में आ वैसे जाएगी। अब्बास साहब, इमरान खान साहब की भी आज दो चीज़ों में जो है ना, वो लोई बीर और बाकी केसेस जो थे उसमें उनकी भी जो है वो क्लियरेंस आई है, उसकी क्लियरेंस आई है। लेकिन खटक साहब, यही अदालतें जो हैं ये इनके खिलाफ पहले फैसले देती हैं और यही अदालतें इनके हक में फैसले दे देती हैं। ये कैसा मयार है? इसमें इस्लाहात की कितनी ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं? जी देखिए, अदलिया जो है उसमें इस्लाहात की जरूरत बहुत ज्यादा है। और दूसरा, जिस तरह गवर्नर साहब ने कहा कि जी पुलिस में भी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो है वो बहुत काम करना चाहिए, कि जब इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो जाए तो फिर अगर अदालत के पास केस जाए तो मतलब फिर वहां पे उसमें कोताहियां कम होती है। लेकिन ये रूटीन की चीजें जो चलती रहती है अदालतों में, छोटे छोटे केसेस, चोरों और डाकुओं के केसेस, तो वो रूटीन की बात है। लेकिन ये तो मगरमच्छ है, इन्होंने तो मेरे मुल्क के पाकिस्तान को लूटा है। और आजकल वही अदालतें जिन्होंने इनको कन्वेक्ट किया था, इनको सजाएं दी थी, और आज वही अदालतें इनको घर की दहलीज के ऊपर इंसाफ दे रही है, और इतना सस्ता और इतना तेज तरीन इंसाफ इनको मिल रहा है। और हमारे केसेस, अगर आप इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के केसेस उठा के देख लें जी, तो उनमें है क्या? उनके वो तो सारे फेक FIR, सारे के सारे फेक केसेस हैं। और इन लोगों के केसेस जो है ये इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही इनको सजाएं दी। उनकी आप रिमार्क्स उठा के देख ले, उनके आप जजमेंट देख ले, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको चोर और डाकू और लुटेरा साबित किया। और फिर उसके बाद उन्हीं केसेस में हमने देखा कि नवाज शरीफ आया, कबूतर हाथ पे बैठाया, और पूरी कौम ने देखा कि एक सर्टिफाइड चोर डाकू लुटेरा अदालत की जानिब से जी उसको क्लियरेंस मिली, और आज उसके बेटों को क्लियरेंस मिल गई, और बेटी जो है वो तो चीफ मिनिस्टर बन के बैठी हुए, भाई जो है वो वजीर आजम है। इन चार इस खानदान और इस टब्बर ने मेरे मुल्क के पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटा, और आज हमारे अदलिया। खटक साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू रफीक रजवाना साहब। इवन फील्ड, अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस, इसका आज फैसला आया है, हसन नवाज और हुसैन नवाज को बरी कर दिया गया है। इस पर कमेंट करिएगा प्लीज। कमेंट अदालती फैसला है जी। उससे पहले जो मेन जिनके खिलाफ एलिगेशन थी उनका मेरिट पे फैसला हो गया है। उसके बाद इनके खिलाफ तो केस चल ही नहीं सकता था, और साफ जाहिर है उन्होंने दरखास्त दी है, और अदालत ने बिल्कुल मुनासिब फैसला किया। इसके अलावा कोई फैसला हो ही नहीं सकता जो फैसला हुआ, क्योंकि पहले एक फैसला हो चुका है, उसको बेस बनाते हुए इनका फैसला जो है बरीयत का बनता था। बाकी अब देखे, कहने वाले कुछ कहे, हम क्या कह सकते हैं जी। रजवाना, इन्हीं अदालतों ने इनके खिलाफ फैसले दिए थे, तो अदालतें देखे, मेरी बात सुने। अब ये मियां नवाज शरीफ या उनके बेटों का केस है, तो इसको बड़ा हाइप क्रिएट हुई है जी, फैसले खिलाफ थे, अब इनके हक में कैसे हो गए। रोजाना अदालतों में फैसले होते हैं। कत्ल के मुल्ज़िम को सजाए मौत होती है, अगली अदालत में एपीलेट कोर्ट में बरी हो जाते हैं, सजाए मौत खत्म हो जाती है, उम्र कैद खत्म हो जाती है या बहाल रहती है। तो जो पॉलिटिकल बंदे के खिलाफ वो बरी हो जाए तो कहें जी अदालत मिल गई है यार। कल को अगर इमरान खान को इंसाफ, बकौल उनके अगर इंसाफ इस तरह से मिलता है कि वो बरी हो जाते हैं, तो कम से कम मैं तो नहीं कहूँगा गलत बरी हुए। बंदे को दिल बड़ा करना चाहिए। ये क्या हुआ कि मुखालिफ अगर बरी हो जाए तो क्यों गलत बरी हुआ है, अपना बंदा सजा हो जाए तो कहते हैं गलत सजा हुआ है। मेरिट पे फैसला करने थे।
अब उनकी भी आज साइफर वाले केस में अपीलें लगी हुई हैं। अगर अदालत समझती है कि इंसाफ के काबिल और ट्रायल ठीक नहीं हुआ तो जो भी फैसला हो, फर्ज किया तो फर्ज के वो बरी हो जाते हैं, एक मिसाल है। तो कम से कम मैं ये नहीं है कि मैं मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर हूँ तो मैं कहूँ जो गलत बरी हुए, जो फैसला अदालत का सर आंखों पे है, ये कौन सी बात है। फराग दिली से चलना चाहिए, तंग नजरी से मुल्क नहीं चलते होते। पहले भी बड़ी बर्बादी हो गई है। ये लाडले वाला तासुर क्या है जी? ये तासुर है कि नवाज शरीफ लाडले जाने दे, बस करें आप भी प्रोग्राम, अब लाडले वाले बंद कर दे, कोई और पब्लिक वेलफेयर का प्रोग्राम शुरू करें। ये अब खत्म कर दे ये चीजें, मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे। अच्छा चलें, इसके ऊपर अब परचोई परवेज इलाही की तबीयत बड़ी नाजाज है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मुझे नहीं पता, मैंने भी अब सुना है कि जी वो कहीं वॉशरूम में गिरे हैं और उनका फ्रैक्चर हो गया है, तो उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। वाई नॉट। तो वो काबिल एहतराम आदमी है, दोस्त भी हमारे, काबिल एहतराम है हमारे लिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अवामी फलाह की बात कर लेते हैं सर, जो आप कह रहे हैं कि अवामी फलाह और बहबूद की बात कर लेते हैं। जी आइए मगर आप जो भी बात करेंगे उसको तनकीदी बात करेंगे। नहीं, मैं तनकीदी बात क्यों करूंगा? मैं तो सर ये IMF का डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान, हाँ कोई अच्छी बात भी हुई होगी ना इन 15-20 दिनों में। नहीं अच्छी हुई तो ठीक है, कोई अच्छी भी हुई होगी। नहीं जी नहीं, बिल्कुल अच्छी बात हुई है। कल मियां नवाज शरीफ साहब ने वहां पर एक मीटिंग कंडक्ट की जिसमें अंडरग्राउंड ट्रेन लाहौर के अंदर शुरू हो रही है, फिर IMF का डेलीगेशन आ रहा है। सियासी अदम इस्तेकाम की लोग बात करते हैं। चलें आप ये बताएं कि ये इस्तेकाम ठीक होगा, ये मामलात बेहतर होंगे? अदम इस्तेकाम जो करने वाले हैं उनसे पूछें, हम तो साथ हैं, इस्तेकाम होना चाहिए। नहीं आगे चलें। दौर आपका है सर, आपकी हुकूमत है, मरकज में भी आपकी हुकूमत है। हजूर मैंने जवाब दिया है आपको कि हम अदम इस्तेकाम हमें सूट नहीं करता, मुल्क को सूट नहीं करता, आवाम को सूट नहीं करता, तो हम तो इस्तेकाम के लिए हर वक्त हाजिर हैं। जिन लोगों ने अदम इस्तेकाम फैलाया हुआ है या फैलाने का मजीद इरादा रखते हैं तो अल्लाह ताला उनको बेहतर सोच दे, अल्लाह ताला खैर करे, अपनी जात से बाहर निकले। शाहिद खटक साहब, ये तरीके इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फितना पैदा करते हैं, अदम इस्तेकाम इन्होंने फैलाया है, आप इसके ऊपर कमेंट करें। जी देखिए, इतनी आसानी से आप कैसे छोड़ दें कि जी ये बातें छोड़ दें और ये जी अदालत के मामले हैं जी। जितने भी केसेस हैं ये तमाम के तमाम करप्शन के केसेस हैं, ये तमाम के तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। इसमें मेरे मुल्क पाकिस्तान का पैसा लूट के इन्होंने बाहर महलात बनाए हैं और इतने आसानी से कह दें कि जी अदालतों का फैसला आ गया जी छोड़ दें। कैसे छोड़ दें? ये मेरे पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसे हैं, वहां पे उनके जरिए इन्होंने एवन फील्ड और उधर ये महलात बनाए हैं और आज कह दें कि जी छोड़ दें, अदालतों का फैसला आ गया। अगर अदालतें गलत फैसला देंगी तो क्या बैसियत पाकिस्तानी हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते? क्या हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो पाकिस्तानियों का पैसा लूटा गया था वो इनसे बाहर निकालना चाहिए था? और दूसरी बात कि जी अल्लाह उनकी सेहत जो है परवेज इलाही साहब की वो ठीक कर दे और उनके साथ इंसाफ हो। जी परवेज इलाही ने क्या कौन सा उसने जुर्म किया है? सियासी वफादारी ना तब्दील करने की सजा दी जा रही है उनको। इमरान खान को खुददारी की सजा दी जा रही है, खुददारी की वजह से आज उसको जेल में डाला हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उसको वफादारी की सजा दी जा रही है। उनके केसेस हैं क्या? 124, 128, 324, 198 छोटे छोटे दफात है और आज तकरीबन तीसरा चौथा महीना जो है वो हो गया, वो जेलों में पड़ी हुई है हमारी लीडरशिप पर। और जी कहते हैं कि जी छोड़ दे, अदालतों का फैसला है। और दूसरी बात अदम इस्तेहकाम की, जी देखे हमारी डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, माशी इस्तेहकाम आएगा। मुल्क जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़े क्राइसिस और मसाइल में है। फॉर्म 47 के जरिए हमारे तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को हराया गया, उनको ईवान से निकाला गया, जाली MNAs और फॉर्म 47 के जरिए MNS को मुंतखब कराया गया, उनको ईवान भेजा गया। तो क्या अभी हम हमारा चोरी शुदा मैंडेट उसके ऊपर बात करना, उसके ऊपर प्रोटेस्ट करना, वो दोबारा मांगना, अगर इससे अदम इस्तेहकाम आता है तो ये अदम इस्तेहकाम होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कौम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला है और ये हम छोड़ तो नहीं सकते। अच्छा, इसके अलावा जब भी हम कोई प्रोटेस्ट करें या जो हम रूल ऑफ लॉ की बात करें तो जी कह रही है इंतशार फैलाते हैं, ये जी अदम इस्तेहकाम लेके आ रहे हैं। जी
अदम इस्तेकाम लाने वाले हम नहीं है, वो अदम इस्तेकाम लाने वाले ये लोग हैं, और इनके वो सहूलतकार हैं जिन्होंने इनको इधर आके घुसपैठिया बना के ईवान में बैठा दिया है। हमारे पंजाब हुकूमत के ऊपर इन्होंने डाका डाला, उधर जाली फॉर्म 47 के जरिए इन्होंने चीफ मिनिस्टर बिठा दी है। वो मीडिया के छोटे छोटे जो हमारे एंकर्स यूट्यूबर्स हैं, ट्विटर के ऊपर उनको धमकियां दे रही है कि जी इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, ये करो, वो करो, क्योंकि वो तो अवामी चीफ मिनिस्टर है नहीं, अवाम ने उसको मैंडेट दिया ही नहीं, अवाम ने वोट दिया ही नहीं। जब इनके पास वोट नहीं है, जब इनके पास अवामी ताकत नहीं है, तो कैसे इस्तेकाम आएगा? फैजी साहब, खटक साहब, मैं जवाद फैजी से कमेंट चाह रहा हूँ। बेहतर होता कि मैं ये मुसलसल तनकीद सुनता हूँ, पीटीआई का एहतजाज उनका जमहूरी हक है, लेकिन काश के आप भी खटक साहब से ये पूछ लेते कि शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के दौर में केपीके में जितनी करप्शन हुई है उसकी जिम्मेदारी किसकी है। काश के मैं वन बाई वन मैं लूंगा आपसे जवाब, ही बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, काश के ये पूछा जाता, काश के वो बिलियन ट्री और आग लगने के मामलात की कोई तहकीकात होती है आज़ादाना तौर पर। काश के ये भी पूछा जाता कि शहदा की तौहीन और बेहुरमती करने के ट्रेंड्स जो हैं वो ना चलते और उससे बुरात का ऐलान किया जाता, उससे अलहदगी का ऐलान किया जाता। काश के ये भी पूछा जाता कि IMF के सामने जाके, अगरचे उसका फ़ायदा कोई नहीं होना, और जनाब शहबाज गिल की ज़ेर क़यादत 25 से 40 लोग जो हैं वो वहाँ खड़े हैं और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बैनर लहरा रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, उससे इज्तनाब किया जाता, बुरात का ऐलान किया जाता, फ्लोर के ऊपर खड़े होकर किया जाता। और मैं तो ये भी पूछने की जसारत करूँगा खटक साहब से कि अब ये सब कुछ जो हो गया 2018 में, मुखालफीन ये नारे लगाते थे, अब आप लगा रहे हैं, क्या हमने इसी ही घंटा घर के इर्द गिर्द घूमते रहना है? आप रुकने असम्बली हैं, आपके पास क्या वो नुस्खे हैं, आपके पास वो क्या चीज़ें हैं, आपकी क्या प्लानिंग है जिसको फ्लोर पे लाके बात की जाए, डिस्कस किया जाए? अगर गंडापुर साहब वज़ीर आज़म से मिलते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मेरी बातें सुनी गई हैं, तो दैट मीन्स कि आपने एक्सेप्ट तो कर लिया वज़ीर आज़म ना, लिहाजा अब आगे चलना है, या बस यही शऊर है कि दूसरे की पगड़ी उछालते रहे? शऊर तो ये है कि अपनी क़यादत से भी पूछा जाए कि आपके पास केपीके में 10 साल पहले रहे हैं, वफाक में रहे हैं, आपने 1 डाउन 2 डाउन लोगों का कहा था, आपने ये कहा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे। काश कि आप आपस में पूछें। हम मीडिया वाले तो आपकी बात भी बयान कर देते हैं, बाकियों की भी बयान कर देते हैं, लेकिन खुद एहतसाबी जब तक नहीं होगी मुल्क के लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकेगा। और फिर हम रियासत मदीना की बातें सुनते रहे, हम ये सुनते रहे कि खलीफा वक्त को पूछा जा सकता है कि आपके ये कुर्ता कैसे बन गया जब एक बंदे का नहीं बन सकता। हमने ये खान साहब की ज़बानी सारी लेकिन फैजी साहब, कुछ तो यार मुल्क को आगे लेके चलने की बात। अब शहदा के जनाजे में कितने लोग नजर आए हैं, मैंने वहां देखा पुलिस वाले केपीके के अंदर शहीद हुए, किसी मिनिस्टर को ये इखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि जनाजे में ही चला जाए। यार खान साहब को तो किसी वजह से रोका गया था कि जनाजों वाले घर नहीं जाना, नहीं मुल्क भी मर जाए तो कोई बात नहीं, आप सबको किसने रोका है? तो अड़ी केड़ी पीर नहीं है जिसने रोक दिया यार। लेकिन फैजी साहब बात यह है कि हुकूमत किसकी रही है इतना अरसा पाकिस्तान के अंदर? हम देखते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की हुकूमत थी, उसमें कुछ स्टेबिलिटी हमें नजर आई। उसके बाद तो मुस्लिम लीग नून ही मुल्क के ऊपर हुकूमत करती रही है, पंजाब उनके पास था, स्टेबिलिटी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके जिम्मेदार भी अब्बास भाई ये फैक्ट्स एंड फिगर के साथ फ्लोर पे बात। इमरान खान की तो 3-3.5 साल की हुकूमत, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ फ्लोर पे बात करें, फ्लोर पे बात करें। शायद खटक साहब जवाब भी इन बातों का जी करें शायद भाई। जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो मिसाली हुकूमत रही है। हमने 10 साल इधर गुजारे, हमने खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी की जेब में 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड रखा है, उनका इलाज फ्री है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब से जायद हमने दरख्त लगाए हैं। अगर किसी को शक है तो आए मेरे साथ, मैं उसको लेके जाऊंगा, वहां पे वो आवाम से पूछेंगे कि ये बिलियन ट्री सुनामी के दरख्त है या नहीं है। अगर जिनको ज्यादा शक है तो WWF की रिपोर्ट उठा के देख लें बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जितनी तरक्की तहरीक इंसाफ के दौर में हुई है किसी के दौर में नहीं हुई। रही बात शेर अफजल मरवत साहब की, तो शेर अफजल मरवत जो है वो इससे पहले इतने एक्टिव नहीं थे,
ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में उनका कोई किरदार रहा और ना वो इधर उनकी कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो ये 9 मई के बाद जो हालात बने हैं तो उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की हमारी पार्टी में। रही बात, उन्होंने फिर उसकी क्लेरिफिकेशन की कि हाँ कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिन्होंने इधर करप्शन भी की होगी। इमरान खान ने तो खुद निकाल दिया था करप्शन के ऊपर, हमारे 25 MPs को खैबर पख्तूनख्वा में ही निकाल दिया था। उसके बाद हमारे मिनिस्टर को हटाया था। तो देखिए जी, हम तो अपनी अकाउंटेबिलिटी जरूर करते हैं। अगर कोई कमी हो, कोई मसला हो, कोई कोताही हो और मीडिया के दोस्त या अवाम उसको आइडेंटिफाई करें तो हमारा चेयरमैन तो बड़ा जमहूरी बंदा है इमरान खान साहब, वो तो उन चीजों के ऊपर अमल करते हैं। और रही बात ये दोबारा जी हमें कह रहे हैं कि जी इस्तेकाम तो इलेक्शन से आना था। अगर आप लोग इस्तेकाम चाहते हैं तो पहले इमरान खान को बाहर लाएं, तमाम लीडरशिप को बाहर करें, मैंडेट चोरी के ऊपर बात करें। अगर मैंडेट चोरी के ऊपर बात हो, हमारा जो चोरी शुदा मैंडेट है, हमारे तकरीबन 100 से ज्यादा सीटें जो है हमसे चोरी खटक की साहब, गई है। मैं मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपका पढ़ लूंगा। लेकिन ये जो मैंडेट चोरी वाली बात है, इसके लिए तो अदालतें मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने अपना पूरा केस कंपाइल किया है, अदालतों में वो जा रहे हैं। आप भी टॉक शोज़ के अंदर, मुजाहिरों के अंदर ये बात कर रहे हैं, अदालतों का रुख कब करेंगे? और बड़ी अहम बात है कि शेर अफजल मरवत ये कहाँ से आए हैं अचानक, ये मैं आपसे प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करूँगा। वेलकम बैक जवाद फैज़ साहब। शायद खटक साहब ने बड़ी डिटेल बात की, इसके ऊपर ज़रा कमेंट करिएगा। और तहरीक इंसाफ में ख़बरें हैं कि तहरीक इंसाफ में आपस में बहुत इख्तलाफात हैं, ये क्या ख़बरें हैं और इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। अभी खटक साहब फरमा रहे थे, मुझे अच्छा लगता है जब कोई रवानी के साथ बोलता है और अपनी जमात के जो कारनामे बयान करता है, अल्लाह ताला ने मज़ीद हिम्मत दे। लेकिन इशू पता है क्या है, मैं बार बार अपनी दानिश में एक जर्नलिस्ट होने के नाते, और इन्होंने तो हलफ उठाया ना कौमी असम्बली में जाके कि मैं इस मुल्क के आइन का वफ़ादार रहूँगा, पाबंद रहूँगा। मैं अपने पैदाइशी हलफ के तहत इस मुल्क से मोहब्बत करता हूँ और प्यार करता हूँ। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हुब्बुल वतनी शत्रुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मैं उस ईमानी तकाज़े के तहत ये ज़रूर ख्वाहिश रखता हूँ, खटक साहब की खिदमत में भी ये मैं चंद अल्फाज पेश कर देता हूँ कि आप ये हुकूमत के आपके बकौल के मुबैना तौर पे डाका पड़ गया, वोटों पे पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद आपने हलफ उठा लिए हैं, आप कौमी असम्बली में पहुंच चुके हैं, आपने स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, इवन सदर का इलेक्शन उसमें हिस्सा लिया है। वो अलग बात है कि अभी तक वो मजलिस वातुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से कभी बैरिस्टर गौहर साहब, कभी मरवत साहब, कभी उमर अयूब साहब और कभी अली जफ़र साहब मुख्तलिफ आरा का इजहार करते हैं, मैं उस तरफ भी नहीं जाता। लेकिन इशू ये है कि जब आपने हलफ उठा लिया आइन का, कानून का, इस मुल्क से हुब्बुल वतनी का, तो उसके बाद क्या हमने जिस प्लेटफॉर्म पे आप पहुंचे हैं उसकी भी बात करनी है या नहीं करनी? मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि वो आपके पास कुछ तालीम, यूथ, मामलात, मुआशी मसाइल, उनके हल के लिए, अपने सूबे के लिए कितने अरब डॉलर था जो कर्जा था और कितने अरब डॉलर हो चुका है। अब वफाक की तरफ देखा जा रहा है, वफाक को वो देना भी चाहिए, लेकिन वफाक भी अगर कल को पूछेगा कि कितने खर्च कीते सी, क्यों किए थे, तो उसके जवाब तैयार कीजिए। मैं अपनी दानिश में ये ख्वाहिश रखता हूँ, मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक देखना चाहता हूँ, बेहतर देखना चाहता हूँ, मुझे उस पर कोई बात नज़र नहीं आ रही। लिहाजा मैं जो आपको वोट अगर दे भी चुका हूँ और मैं यही सिर्फ बातें सुनता चला जाऊँगा तो मेरे बच्चियां का की बनेगा, मेरा चूल्हा कैसे जलेगा, मेरे बिल कैसे अदा होंगे, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, ये सब कुछ कैसे होगा? मैं अब इनसे ये उम्मीद रखता हूं। और वल्लाह मैंने कल भी एक जगह पे कहा कि हुकूमती बेंचेस हैं, उन्हें भी इनके साथ बड़े तरीके से चलना चाहिए और अपनी इस्लाह भी उनको करनी चाहिए। जहां इनके अंदर गलती देखें, बैठ के बात करनी चाहिए। मैं बस यही देखता रहूंगा सारी जिंदगी। तो यही है कि फॉर्म 45 लोगों के पास मौजूद है, लोग जीते हुए हैं। आपने खुद ब्रेक पे जाने से पहले कहा था अदालतें अदालतें हैं, लेकिन लोग जीते हुए हैं ना। ये भी तो कोई मखसूस नशिस्तें भी देखें देखें कोई प्लेटफॉर्म तो आपको इख्तियार करना पड़े। अच्छा, ये क्या ये चूचे हैं कि अगर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने क्या कोई लिस्ट दी थी? यार टेक्निकली बातें मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। इनके माशाल्लाह इनके पास तो जहाज भरे हुए हैं, वकला के, बैरिस्टर्स के, ईमान से और MNA हो गए हैं सारे। लिहाजा वो बेहतर अंदाज में बयान कर सकते हैं। जहां मेरे पर जलते हैं, मुझे
मुझे वो बात नहीं करनी कि मैं बस जर्नलिस्ट हूँ ने वहाँ बोलता ही चला जाऊँ। जो अदालती मामलात हैं वो अदालत को और इनके बैरिस्टर्स को, इनके माहिर जो कानून है उनको चाहिए कि उस पर बाकायदा बात वो रोज़ करते भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर भी। लिहाजा मेरा मसला ये है कि क्या खट्टक साहब मैं कोई बेहतरी उम्मीद यकीन की बात भी सुनूंगा, बस यार वो गलत है। खट्टक साहब से रिप्लाई ले लेते हैं। खट्टक साहब, ये तहरीके इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें बहुत सारी आ रही हैं, बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। मरवत साहब अलहदा अपनी स्टेटमेंट देते हैं, गौहर साहब बानी पीटीआई से मिलते हैं तो वो उनकी बात करते हैं, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जी देखिए, एक तो ये कि इन्होंने शोहदा के बारे में कमेंट्स किया था। जी मेरे वालिद साहब खुद आर्मी में रहे, वो आर्मी से रिटायर्ड है। रही बात शोहदा की, तो हम बार बार कह चुके हैं कि जो भी इन चीजों में इन्वॉल्व हो, जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो, जिन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं या कोई भी कमेंट्स किया है शोहदा के हवाले से, तो उसको सजा भी दी जाए और उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी हो, जो शोहदा की शान में गुस्ताखी करेगा वो हमारा हो ही नहीं सकता। हमारी तरबियत ऐसे नहीं की इमरान खान ने। और दूसरी रही बात उनकी ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से कि जी हमें अभी तरकीब दे रहे हैं कि जी आप अदालतों जाएं। हम गए हुए अदालतों में, हम ट्रिब्यूनल्स में हैं, हमारे केसेस वहां पे लगी हुए हैं, लेकिन जब हमें महसूस होगा कि इधर इंसाफ का मयार जो है वो दोहरा है। जी देखिए, एक तरफ हमारे खिलाफ जो मुस्लिम लीग नून ने रिकाउंट की दरखास्तें दी थी और हमारे एमए ने अभी एक को तो उन्होंने उड़ा दिया है, उसकी 17-18 हजार की लीड कट कर दी है और दूसरे को जी 10,000 वोटों से जिता दिया है। उधर रिकाउंट के वो केसेस लगा रहे हैं। इधर हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंपल मुतालिबा है कि हमारे आप वोट ना गिने, आप फॉर्म 45 जो है उसको टैली कर दे, उसको सिर्फ काउंट कर दे जो इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म 45 है और जो हमारे पास फॉर्म 45 है, हमें टैली कर दे, वो काउंट कर दे, देखें कि हम इलेक्शन जीते हैं या हारे हैं। तो जी मुल्क के सबसे बड़े इलेक्शन के ऊपर आप डाका डाल लें, इलेक्शन आप चोरी कर लें और जी उधर से कहेंगे जी मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा इस्तेहकाम। इस्तेहकाम आना था फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ही नहीं है, जब इस हुकूमत को के ऊपर अवाम का एतमाद ही नहीं है, अवाम का मैंडेट ही नहीं है, तो ये कैसे चलाएंगे आगे? खट्टक साहब, इसका मतलब ये होगा कि फिर IMF के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे हम अपने इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ बैनर लगा देंगे, ये इस तरह इस्तेहकाम आ जाएगा? जी देखे इस्तेहकाम आना था फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। अभी इलेक्शन जो है उसके ऊपर आपके सवालिया निशान है। पूरी दुनिया जो है वो हमारे बारे में क्या सोच रही है? पूरी दुनिया का मीडिया उठा के देख ले, पूरी दुनिया ने जो मजाक उड़ाया हमारे इस इलेक्शन का, तो फिर कौन खट्टक साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं आखिरी प्रोग्राम वाइंड अप करना है मैंने। तो फिर हलफ नहीं उठाना चाहिए था ना, अगर नहीं मानते तो हलफ नहीं उठाना चाहिए था। में इख्तिलाफात की तो मैं जी एक चीज क्लियर कर दूं, तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ राय जरूर है। हम डिबेट्स करते हैं, हमारी पार्टी जो है बहुत बड़ी है। हमारी पार्टी के अंदर हम बहुत से इश्यूज के ऊपर डिबेट भी करते हैं, एक दूसरे इख्तिलाफ राय भी रखते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे आज आप इस बात के ऊपर तो कमेंट्स कर रहे हैं कि जिस ने इत्तेहाद कौंसिल क्यों ज्वाइन की, ये MWM क्यों ज्वाइन नहीं की, या शेरानी साहब की पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं की, उनके टिकट्स क्यों नहीं ले। लेकिन अगर आप बुनियाद की तरफ जाएं कि जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिससे आखिरी दिन के ऊपर बैट का निशान लिया गया, जब आपने हमसे बैट ले लिया बहैसियत पार्टी, हम मेरा आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैंने प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। बिल्कुल इख्तिलाफ राय हो सकती है। अब्बास शबीर साहब, फिर इन्हें हलफ नहीं उठाना चाहिए था? ये सदारती इलेक्शन में भी स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर, KP फैसल वाइंड अप करना है। मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ कि यार उसमें उसकी तरफ आ जाए खुदा के लिए यार, ताकि अब अज़्म इस्तेहकाम का शिकार ही रखेंगे पाकिस्तान को, और की बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा? अच्छा, मुझे बस लास्ट मिनट है सर। ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी भी ऊपर आती है। जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, जिन्होंने हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला, हमारे लीडरशिप को जेलों में डाला, हमारे साथ जुल्म किया, हमारे साथ जबर किया, उनके लिए तो आप बोलते नहीं है।
उनकी ऊपर भी कमेंट करें। उनकी नहीं, उनकी बातें हमने उनकी बातें 2018 में सुनी थी। 2018 से पहले कफन लहराए गए, कब्रें खोदी गई, सुप्रीम कोर्ट में शलवारें लटकाई गई। उन्होंने तो ये हरकत नहीं की पूरे 5 साल। उन्होंने तो 4 साल पूरी कोई हरकत नहीं की, ना शलवारें लटकाई हैं, ना कब्रें खोदी हैं, ना कफन लहराए हैं। तो अब अगर अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है तो अल्लाह ही इस मुल्क का हाफिज है। अल्लाह मुझे और आपको भी राह हिदायत पे रखे। नवाज शरीफ की सऊदी अरब रवानगी है, बिल्कुल क्विक कमेंट करें। देखिए जी, वो जनाब शेख भी जाते हैं, इनकी मदद की, जनाब हमारी अच्छी बनी हुकूमत को गर्व भेज दिया। खटक साहब, आपका पॉइंट आ गया है, आपका पॉइंट आ गया है। मैंने प्रोग्राम वाइंड अप करना है, कह रहे हैं कि जी आप लोग, मैंने प्रोग्राम वाइंड अप करना है खटक साहब। सर, नवाज शरीफ की सऊदी अरब और फिर लंदन रवानगी का इम्कान? हाँ जी, वो जाते हैं हमेशा, और वजीर आजम बनने आए थे वो तो नहीं बन सके। जिस तरह इधर से भी नहीं बन सके, उधर से बिलावल भी नहीं बन सके। नहीं, इन्होंने तो बिलावल साहब ने तो इनको बनाया है ना जी, नहीं, शहबाज शरीफ साहब को बनाया। ये तो देखें, पीपल्स पार्टी ना होती तो ये तो मैंडेट है, किसी को पूरा मैंडेट मिला नहीं है जो हमारे सामने आ रहा है। इनकी शिकायत अपनी जगह पे होंगी, जो भी है, किसी को पूरा कमा हको हो मैंडेट जब मिला ही नहीं है, तो फिर इसी तरह ही है कि मुफाहमत करने वाले ईवान सदर में भी बैठ जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन गए हैं, उधर अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं, उधर मुराद अली शाह साहब हैं, उधर बुख्ती साहब हैं अपने बड़े भाई, और उधर मरियम साहब हैं। ये गुलदस्ता है। मैं तो इससे उम्मीद निकालता हूँ कि गुलदस्ता है, और रमज़ान के दिन है, इसी महीने में पाकिस्तान बना था, कायम हुआ था। खुदा रहा अगर पिछली बातें ही करते चले जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और आगे अगर अंधेरा होगा तो वो मेरे लिए सिर्फ नहीं है, वो हर एक के लिए अंधेरा होगा, और गड़ा सबके लिए गड़ा होगा। उससे बचना चाहिए। सर, IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, नए मुआहदे होने हैं, ये मुआहदे कितने कारआमद हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें समझने की बात यह है कि जब IMF आपके साथ प्रोग्राम करता है, जो कि 3 साल का अभी बातचीत शुरू हो रही है, $8 अरब के लगभग पाकिस्तान उनसे रिक्वेस्ट करेगा। ये प्रोग्राम हमें बेल आउट के लिए है कि हम अपनी बैरूनी पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक, जिसको IMF की अपने अल्फाज में एक ब्रीदिंग स्पेस देता है कि आप इन 3 साल में हम आपको पैसे दे रहे हैं और बाकी इदारे भी कर्ज देंगे, तो आप अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाएं कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव कर सकें। यह समझना जरूरी है कि IMF का प्रोग्राम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसेंशियल पार्ट है स्टेबलाइजेशन का, लेकिन यह खुद से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करता। तो अगर हम इस एंगल से देखें तो हमें उसके लिए पॉलिसियां खुद बनानी पड़ती हैं, जिस भी मुल्क ने आगे किया है। तो जो करंट ढांचा है मईशत का, वो क्लियरली हमारे 250 मिलियन की पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। इसको हम स्ट्रक्चरल चेंज या रिफॉर्म कहते हैं। तो इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि IMF से ये मुआहदा किया जाए ताकि आपकी बैरूनी पेमेंट्स की एक सिक्योरिटी मिल जाए, और इन द मीन टाइम आप मईशत का ढांचा बदलने के लिए बहुत ड्रास्टिक तब्दीलियां लाएं। सर, इकोनॉमी किस तरीके से स्टेबल होगी? बड़ी माशी सूरत हाल हम देखते हैं कि बड़ी की तरफ जा रही है। बार बार सब बात करते हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत ख़राब है। ये स्टेबिलिटी की तरफ किस तरह जाएगी सर? कि कौन सा ऐसा तरीक़ेकार है? जी देखिए, IMF तब ही आता है जब माशी सूरत हाल बहुत ख़राब होती है, आप रिसेशन में होते हैं। लेकिन IMF की जो रेसिपी है उसमें यह है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन करता है, और जिसको हम कहते हैं डिमांड को कम करता है, मनी सप्लाई को कम करता है। आपने देखा है शरह सूद ज्यादा है। तो इन चीजों के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हमें बहुत केयरफुली पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, जिसको आप स्टेबिलिटी कह रहे हैं। जो इकोनॉमी को स्टेबल करना है वो तो IMF कर देगा कि आपके ऊपर डिफॉल्ट का खतरा नहीं रहेगा, आपको इदारे कर्ज देना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या वो अवाम की वेल्थ क्रिएशन में ट्रांसलेट होगी? जी नहीं। उसका काम हमें खुद करना है। हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिवाइव करना है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को घटाना है, लोगों के लिए आमदनी के मौके पैदा करने हैं, जो पाए है वेल्थ की उसको बढ़ाना है। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक हमारे सियासी एलीट जो है वो इस चैलेंज को इसलिए नहीं कर पाई 30 बरस में
कि वो हमेशा बेल आउट की तरफ देखते हैं। पहले हम वॉर इन टेरर के पार्टनर थे, उससे कुछ पैसे आ गए, फिर हमने हमसाया ममालिक से ले लिए, लेकिन अब पाकिस्तान को एक प्योर इकोनॉमिक मॉडल बनाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे डर है। ब्यूरोक्रेसी तो बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन सियासी एलीट का भी माइंडसेट उनको बदलना पड़ेगा। सर, एक तरफ तो आईएमएफ डिमांड्स करता है हमारी तरफ, दूसरी तरफ बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, पंजाब में अंडरग्राउंड ट्रेन अनाउंस हो रही हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। तो सर, ये इतना पैसा होगा हमारे पास जो आईएमएफ देगी कि हम इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो पैसा लगा सकें? इजाजत होगी आईएमएफ की तरफ से? जी, मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आईएमएफ जो है वो, जो आप ये याद रहे कि आईएमएफ आपको डॉलर्स की सपोर्ट देता है ताकि आप बैरूनी कर्जे और इंपोर्ट का बिल पे कर सकें। आईएमएफ का पैसा ये पीएसडीपी के अंदर नहीं जाता है। ये जो पीएसडीपी वगैरह का पैसा है, ये मजीद कर्ज लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से या कमर्शियल बैंकों से। ये कर्ज का पैसा है, ये याद रहे। जो टैक्स की कलेक्शन आती है वो सब हमारी डेट सर्विसिंग यानी कि सूद की अदायगी में चली जाती है। इसके बाद बजट में कुछ नहीं बचता है। अब ये जो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को जो इलीट है उसको चाहिए कि अपने अखराजात को ड्रास्टिकली रोके। ये जिनको हम पॉपुलिस्ट इंटरवेंशंस कहते हैं, दिखावे के लिए, सियासी पॉपुलिज्म के लिए सड़कें बना दी, ट्रेनें चला दी, पुल चला दिए, ये अगर कर्ज लेके आप बना रहे हैं, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करूं, कोई दुनिया की नेशन कर्ज के ऊपर और जियोपॉलिटिकल दोस्तियों के ऊपर ग्रो नहीं करती। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको इंटरनल एतमाद बहाल करना है। तो मुझे बड़ा तज्जुब होता है जब मैं सुनता हूं कि हुकूमतें आते ही पैसे आपके पास पेंशन देने के नहीं है और हम ये मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस करना शुरू कर देते हैं। ये मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं। ये एक ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स है। अगर इसको नहीं तोड़ेंगे तो मईशत बहुत ज्यादा रिसेशन में चली जाएगी। सर, अवाम के लिए क्या होगा? अवाम का इस आईएमएफ के साथ डील होती है, पैसा आता है, तो कौन से मद के अंदर अवाम को मुश्किलात होंगी? जी, जो 100 मिलियन लोग हमारे गुर्बत की सतह के नीचे रह रहे हैं, उनको जो भी हुकूमत कैश ट्रांसफर या बीआईएसपी देगी, आईएमएफ उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनको नजर आता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है। सबसे ज्यादा प्रेशर आपका सफेद पोश तबके पे पड़ेगा, जो सैलरीड क्लास है, क्योंकि यूटिलिटी बिल्स ऊपर चले जाएंगे, इन्फ्लेशन 28% पे चल रही है, कर्ज आप ले नहीं सकते, शरह सूद 23, 24, 25 पे मिल रहा है। उनकी जिंदगी के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जब तक हमारी रूलिंग एलीट अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और गैर जरूरी अखराजात रोक के इस तरफ डाइवर्ट नहीं करती, मैं अगले 2 साल अवाम के लिए बहुत मुश्किल देख रहा हूं। सर, आईएमएफ की जो डिमांड है कि क्रिप्टो करेंसी को, रियल स्टेट को आप टैक्स नेट के अंदर लेकर आए, सर ये पॉसिबल नजर आता है आपको? ऐसा होगा? जी, अब करना पड़ेगा। देखिए, ये मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो हम आईएमएफ पे ब्लेम करते हैं, आईएमएफ के पास हम क्यों गए हैं, हमें ये सवाल करना है। इसका मतलब है कि हमारी हुकूमतों की जो मुसलसल पॉलिसीज बुरी रही हैं, उसकी वजह से हम आईएमएफ के पास गए हैं। ये हमें अपना डिनायल से निकल के पहले तो गलती को मानना है। अब आईएमएफ कह रहा है कि आपका टैक्स नेट नहीं बढ़ रहा, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो कहां से लाएंगे? तो जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट है, इसके अलावा ये जो क्रिप्टो करेंसी के सेक्टर्स हैं, इन सबको लाना पड़ेगा। जो आपके ट्रेडर्स हैं, इनफॉर्मल ट्रेड हो रही है, डील्स हो रही हैं, लेकिन ये तो हमारा अपना होम ग्रोन एजेंडा होना चाहिए। हमें आईएमएफ से कहना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं क्योंकि हम तो, हमारा बजट का खसारा कम नहीं हो रहा, और इन्फ्लेशन की मेन वजह ये बजट का खसारा है। हुकूमत अपने खर्चे पूरे नहीं करती, फिर वो कर्ज लेती है महंगे या नोट छापती है, और उसका बर्डन एक आम आदमी पे ट्रांसफर हो जाता है। सर, ये इसी वजह से इतनी मुश्किलात थी, तो इसीलिए इसहाक डार साहब को शायद नहीं बनाया, या इसहाक डार साहब को ना बनाने की क्या वजह है? वो डिलीवर नहीं कर सके आपकी नज़र में?
ये दुनिया की इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है, जो बहुत तेजी से बदल रही है। जैसे मैंने अर्ज किया, हमारी पॉलिटिकल एलीट एक पुराने स्कूल में है कि हम कहीं से फेवर ले लेंगे या हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे, जैसे हम करेंसी का डॉलर रूपी पैरिटी मैनेज करते रहे हैं, या हम कुछ सब्सिडी दे देंगे। अब ये दुनिया की इकोनॉमिक्स इस तरह चलती नहीं है और हमें कोई फेवर देने पे तैयार नहीं है। हमें एक ऐसी टीम चाहिए जिसको पता हो कि वियतनाम ने कैसे रिवाइव किया था, कंबोडिया क्या कर रहा है, बांग्लादेश ने क्या किया है, ईस्ट एशिया में क्या चेंजेस आ रही हैं, ट्रेड के लिए ओपन करना है। ये इकोनॉमिक थ्योरी की और तजर्बे की चीजें हैं। जो हमारे कंसेक्यूटिव, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो पॉपुलिज्म की तरफ चले जाते हैं। 18 माह IMF का डिसिप्लिन करते हैं, जब थोड़े से रिजर्व्स बढ़ते हैं खर्चा शुरू कर देते हैं, या हम टेलीविजन के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। हमें केयरफुली इंटरनेशनल इदारों से डील करना है। और ये मैं बताता जाऊं कि अगर हमने रिफॉर्म्स लानी है, पहले तो उनको सही बनाना पड़ेगा, लेकिन उनको इंप्लीमेंट होते कम से कम 5 साल लगेंगे। तो इस अरसे के अंदर हुकूमत को अपने अखराजात को रोक देना चाहिए। सर, नए वजीर खजाना है, इनके लिए कितना मुश्किल टास्क है और ये कर पाएंगे ये सारा कुछ? अगर उनको सियासी सपोर्ट मिलती है और वो सही टीम बनाते हैं तो मेरी दुआएं उनके साथ हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे, उन्होंने दुनिया देखी हुई है। लेकिन वो एक बैंकर हैं, बैंक चलाते रहे हैं। पब्लिक पॉलिसी और एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी चलाना फर्क होता है। अल्लाह करे कि वो इस साइड पे अपनी ग्रिप जल्दी कर ले। मेरी उनको राय ये होगी कि एक्सपर्ट्स लाएं, मैक्रो इकोनॉमी के, इंडस्ट्रियल रिवाइवल के, एग्रीकल्चर के, और उनको स्पेस दे। अगर वो करंट ब्यूरोक्रेसी के थ्रू काम करेंगे तो उनका काम बेइंतहा मुश्किल हो जाएगा। सर, एक तरफ तो केपी के डिमांड कर रहा है फेडरल से अपने जो उनके सरप्लस हैं, जो उनके ड्यूज हैं, उसके लिए। दूसरी तरफ वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि 600 अरब रुपए तमाम सूबों से लिए जाएंगे। सर, ये पॉसिबल नजर आता है आपको? जी, ये एक सियासी फैसले हैं जो कंसेंसस से किए जाते हैं, और यहां टेक्नोक्रेटिक वजीर खजाना के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो सियासतदान नहीं है। ये वजीर आजम को खुद सबसे मिल बैठ के कुछ एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे। ये आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत या आप नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। और यहां पर सियासी जमातों का एक दूसरे से इंटरेक्शन, कन्वीनिंग स्पेस निकालनी, ये जो हमने एक टेंस माहौल किया हुआ है, इसको टोन डाउन करने की जरूरत है। वरना माशी फैसले जैसे प्राइवेटाइजेशन है या सूबों का और फेडरेशन का कॉस्ट शेयरिंग है, ये करने बेइंतहा मुश्किल हो जाएंगे। हमें पाकिस्तान को इस वक्त बहुत फ्रेजाइल लाइन पे है और हमें ये इंटेंसिटी और गैर जरूरी बयानात छोड़ के इसके ऊपर डीलिंग शुरू करनी चाहिए सियासी तरीके से। सर, ये फिगर्स हैं, इसके ऊपर मैं ज़रा आपसे कमेंट चाहूँगा कि 90 लाख मजदूर बेरोज़गार हैं, गुर्बत 35% से ज़्यादा बढ़ गई है, 45 पर चली गई है, 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, 2 करोड़ नौजवान जो हैं वो मुल्क में बेरोज़गार है, सनती शोबों पर टैक्स का 5 गुना ज़्यादा बोझ है, और 10 साल से PIA को निचकारी में देने की बात हो रही है। PIA पर 800 अरब रुपए का कर्जा है और उसे 30 से 40 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी दी जा रही है। इसी तरह NHA है, वो भी ईयरली बहुत नुकसान के अंदर है, 168 अरब के करीब। इसी तरह जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं उनमें तब्दील किया जा रहा है चीज़ों को। सर, ये कितना अरसा लगेगा ये सारे मामलात ठीक होते होते? देखिए, कुछ अहम फैसले पॉलिसी के लेने पड़ेंगे। पहला फैसला कि हुकूमत आज के बाद कमर्शियल काम नहीं करेगी। सही। इसके बाद आप फैसला करेंगे कि आपने इन इदारों से क्या करना है। टैक्स पेयर का पैसा लॉस मेकिंग एंटिटीज में नहीं जाएगा। देखिए ना, पहले ही आपके पास सूद देने के बाद पैसे नहीं है तो आप अगर इनमें डालते रहेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। इसी तरह हमें फैसला यह करना है कि हमने इंडस्ट्रियल रिवाइवल के लिए जिन सेक्टर्स को प्रोटेक्शन दी हुई है उनको कैसे बंद करना है और कंपैरेटिव जो सेक्टर्स हैं उनको कैसे प्रमोट करना है। ये पॉलिसीज की चेंजेस हैं। मुझे जो वरी ये है कि तवज्जो हमारी प्रोजेक्ट्स की तरफ चली जाती है सियासत की, ना कि पॉलिसी चेंज में। जब तक हम पुरानी पॉलिसी नहीं बदलते, ये 5 साल का है, बहुत से ममालिक ने 18-19 साल में ये सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी हैं, लेकिन 5 साल में
नतायज आना शुरू हो जाते हैं। अगर हमने देखे हमारे चैलेंज क्या है, हमारे 30 लाख बच्चे और बच्चियां हर साल जॉब मार्केट में आ रहे हैं, जो कि 2% ग्रोथ पे हम नहीं मीट कर सकते। जो गुर्बत की शरह मैंने अर्ज किया, तकरीबन 10 करोड़ लोग उसकी शरह से नीचे हैं, उनको अब खाली BISP पे नहीं चला सकते। इसी तरह जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो नॉलेज इकोनॉमी में चले गए हैं, टेक्नोलॉजी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ट्रेडिंग कंट्री जो इंपोर्ट पे चल रहा है, आपके पास डॉलर्स नहीं है। हमें ये कड़े फैसले अब लेने चाहिए। एनर्जी ट्रांजिशन, महंगी बिजली है, जब तक हम ऑल्टरनेट एनर्जी की ट्रांजिशन का फैसला नहीं लेते तब तक आगे नहीं चल। ये फैसले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट कि हुकूमत लेगी और एक आध अनाउंस करेगी, फिर इन्वेस्टर्स का और इदारों का हमारे मुल्क पे एतमाद बहाल होना चाहिए। सर गर्मी आ रही है, 5 रुपए यूनिट बिजली महंगी हो रही है, सनतें किस तरीके से चलेंगी? साथ साथ सर 3000 अरब रुपए का जो पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे हैं, ये किस तरह ख़त्म होंगे? क्या फ्यूचर है मुल्क में सनतों का? आगे मुल्क के सनतों के हालात जो हैं वो सबके सामने हैं। शॉर्ट टर्म में तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है कि सनतें रिवाइव हो पाए इस तरह। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हमें बहुत सी सनतें जो हमारे लिए हमारी फॉल्ट लाइंस को एड्रेस नहीं करती, हमने बिलावजह उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है, हमें वो पैसा रोकना चाहिए। जहां हम नए, जैसे IT का सेक्टर है, जहां हम जल्दी कुछ गेन्स ले सकते हैं, वहां हमें तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि बिजनेस एज यूजुअल में ये हमारी ब्यूरोक्रेसी ये काम नहीं कर पाएगी। हमें बिल्कुल मार्केट के एक्सपर्ट्स चाहिए और उनको सियासत से थोड़ा इंसुलेट करके इदारों का कंट्रोल देना चाहिए। इस तरह दुनिया आगे चलती है। अदरवाइज देखिए, आंखें बंद करके तो मशीन नहीं चल पाती। ये जो आप नंबर्स दे रहे हैं ये बहुत खौफनाक हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। ये मैं फॉल्ट लाइन का लफ्ज यूज कर रहा हूं, लेकिन इनको ठीक करने के लिए एलीट को पहले कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारी एलीट के इतने बेइंतहा खर्चे हैं, अगर वो कम नहीं कर पाएंगे तो ये कहां से नया पैसा आएगा ताकि आप इन सेक्टर्स को और लोगों को सहारा दे सकें। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक के कुछ फिगर्स आपके सामने रख रहा हूं सर। 2024 जनवरी करंट अकाउंट खसारा 26 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। इसी तरह सर जुलाई से जनवरी माली साल 2024 के दौरान मजमूई खसारा 1.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो साल ब साल तकरीबन 71% कमी जाहिर करता है। सर जी देखिए, जो खसारे कम हो रहे हैं, हमें एक तो नंबर होते हैं, हमें इनकी वजह देखनी है। अगर करंट अकाउंट हमारा पहले से बेहतर इसलिए हो रहा है कि हमने इंपोर्ट बंद कर दी थी, तो वो एक अलहदा चीज है। इंपोर्ट आप बंद कर नहीं सकते, लोगों ने इस्तेमाल भी करनी है, मशीनरी भी मंगवानी है, काम भी करने हैं। हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ जाना है। इन हमें नंबर्स को समझने की जरूरत है। देखिए, जैसे डेट है, अगर कर्जा सिर्फ लग रहा है आपकी पेमेंट्स में और तनख्वाहों में तो वो अच्छा नहीं है। अगर कर्जा डेवलपमेंट में लग रहा है, रिटर्न दे रहा है, तो वो अच्छा है। इसी तरह अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाकर अपना बैरूनी खसारा कम कर रहे हैं, वो अच्छी है। खाली इंपोर्ट को काट के कर रहे हैं तो वो देर तक सस्टेन नहीं हो पाएगा। अगर हम इसी तरह करेंसी को आर्टिफिशियली कंट्रोल करते हैं तो अच्छा नहीं है। हाँ, अगर इनफ्लोज की वजह से डिमांड सप्लाई से कंट्रोल होती है तो वो अच्छी है। हमें इस वक्त इकोनॉमिक्स को, जो बदली नहीं है 200-300 साल से, उसके प्रिंसिपल्स को समझ के अपनी पॉलिसी बनानी है, क्योंकि दुनिया के पास अब बहुत चॉइसेस हैं। अब पाकिस्तान खाली अपना जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के ऊपर नहीं चल सकता, दुनिया बदल गई है। अब हमें चीन के लेंस से देखा जाता है, पहले हमें अफगानिस्तान की वजह से फेवर्स मिल जाती थी। हमें अपनी इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन बना के दुनिया को देनी है, जो मुश्किल काम है लेकिन बहुत डुएबल है अगर हम प्रोफेशनल्स के लिए स्पेस क्रिएट करें और दुनिया को बताएं कि हम कुछ डील्स कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। हारून शरीफ साहब माहिर माशियात इस प्रोग्राम में हमारा हिस्सा थे। साथ साथ इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स से साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा साहब ने बहुत अहम बातें की हैं कि IMF से 3 साल के लिए अगर 6 अरब डॉलर मिल जाएं तो 100 अरब रुपए रोज़ाना की आमदन चाहिए, जिससे सूद और कर्ज़ों की वापसी होगी। ये बहुत ख़तरनाक फिगर्स हैं जिनके हवाले से
हारून शरीफ साहब ने भी तफसीली इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अब्बास शबीर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।